आपने मुख्तलिफ़ हवालों से तारुफ़ है आपका। अगर मैं आगे कुछ बात करूँगा तो ऐसा लगेगा इनकी जर्नी उसमें कमी रह जाएगी और वक्त ज़ाया करना ज़्यादा होगा, क्योंकि शख्सियत अपने आप में मुकम्मल है। जब आ रही थी दिव्या जी तो एक जाहिर है कि यहाँ तक चलने में वो होता है, मुश्किल होती है। मैं भी दो दफ़े दिल्ली से आने वाला, कैसे क्या हो सकता है। तो ग़ुलाम मोहम्मद कासिर याद आया कि तुम नाहक नाराज़ हुए हो, वरना मैं खाने का पता हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे। तो हमने कहा कि आप नाराज़ हो रही, हम तो हर उस आदमी से पूछ रहे हैं। दिव्या जी की एक पहली किताब मैं और माँ, जो आपके प्रस्तावना जो इसकी लिखी थी मैडम शबाना आज़मी ने लिखी थी, ये आपको मिले तो आप पढ़िएगा ज़रूर, सेलिब्रेटिंग ज़िंदगी। और ये जो किताब अभी जिसका फॉरवर्ड मिस्टर बच्चन ने लिखा है, अमिताभ बच्चन साहब ने, द स्टार्स इन माई स्काई, जिन जिन लोगों का ने दिव्या जी को मुतासिर किया, उसमें चाहे गुलजार साहब हों, चोपड़ा या चोपड़ा साहब हों, बाकी तो मैडम से बात करेंगे। तो ये द स्टार्स इन माई स्काई, पेंगुइन ने इसको छापा है, आप ज़रूर लेके पढ़ सकते हैं, बड़े दिलचस्प किस्से हैं। दिव्या जी, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, कुछ इस किताब के बारे में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, माँ की और फिर उसके बाद इधर द स्टार्स, जाहिर है कि पहली गुरु तो माँ ही होती हैं, वहाँ से आपने शुरुआत की और फिर आप कविताएं भी लिखती रहीं। और अब उन लोगों को भी ज़मीन से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है, उनको भी नहीं भूलें आप, जिन जिन ने आपके, यानी चोपड़ा या चोपड़ा साहब तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है कि आपने हमेशा उन्होंने अपने उसमें आपने याद रखा उन्हें। तो मैं जानना चाहूँगा, ये सभी जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। कुंवर जी, पहले तो तहे दिल से शुक्रिया, आपने मुझे जश्न अदब में बुलाया। यहाँ बैठी सब ऑडियंस को मेरी तरफ से आदाब। कुछ बहुत अजीज़ दोस्त हैं यहाँ पर। अजय, आपसे एक बार फिर मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ परसों शूटिंग कर रहे थे एक्चुअली, और मेरे डायरेक्टर कह रहे थे आपने तो यहाँ पर स्टेज पर परफॉर्म किया होगा। मैंने कहा कि नहीं, अभी तक नहीं किया है, बट मैंने कुछ देखा है यहाँ पर। आई डिडंट नो कि मैं एक दिन बाद यहाँ आ जाऊँगी। ज़िंदगी की कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं घुमर, वो शायद इम्प्रॉम्प्टू होती हैं, वो एकदम हो जाती हैं, और शायद मैं इस आज के इंसिडेंट को उसमें शामिल ज़रूर करना चाहूँगी। एंड जो मैं आपसे नाराज़ हो रही थी वो मैं आपकी कुछ लोगों से ऐसे लगता है कि आप इन्हें जानते हैं और खिंचाई करने का मौका उनके साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो बस वही कर रही थी। और बस उतना ही। और ये किताबों की जर्नी बहुत ही ख़ास रही। शुरुआत मेरी लेखन की शायद चंडीगढ़ से हुई थी, जब मैं बतौर पहले तो स्टूडेंट्स की तरह मैं मैगज़ीन्स में लिखा करती थी। फिर जब एक्टर बनी तो ट्रिब्यून, जो यहाँ पे अखबार आता है, उसमें लिखना शुरू किया। जो भी किस्से, जो भी चीज़ें मुझे बहुत मुतासिर करती थी, उनके बारे में लिखा करती थी। और फिर उनके साथ और रीडर्स के साथ ऐसा कमाल का कनेक्ट बना कि जब शूट पे चली जाती थी तो लिखना छोड़ देती थी। तो मेरी एडिटर का फ़ोन आता था कि भाई तुम्हारा कॉलम, तो मैं कहती थी वो इस बार नहीं भेज रही हूँ, मैं शूटिंग पे हूँ। तो उसने कहा नहीं लिखो, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि वो कहाँ है। सो वो जो एक बहुत खूबसूरत कनेक्ट बना, तो मुझे लगा कि ज़िंदगी में दो प्रोफेशंस बहुत खूबसूरत हैं। एक लिखना, जहाँ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप फील करते हैं, आपकी दिली बातें, सब कुछ आप एक कनेक्ट बनता है रीडर्स के साथ। और शायद मैं एक ऐसे खूबसूरत प्रोफेशन में हूँ बतौर एक्टर, जहाँ मैं अपने आप को किरदारों के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकती हूँ। सो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि दोनों ही प्रोफेशंस मेरे लिए ऐसे रहे जहाँ पर आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। और ये किताबों का शायद सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि आई लॉस्ट माई फादर वेरी अर्ली इन लाइफ, और हमेशा ये डर था कि कहीं माँ को ना खो दूँ। और माँ मेरी डॉक्टर थी और मेरा बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रही, और सपोर्ट सिस्टम से बड़ी बात मेरी बेस्ट फ्रेंड रही। तो और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में शायद मेरी बेटी बन गई, मुझे रोल रिवर्सल हो जाता है ना, क्या बात है। तो वो हो गया। तो जब वो फाइनली एक ऐसा दिन आया जब मुझे लगा कि यही दिन फेस करना था, तो एक बड़ा अजीब सा, अलग सा एक रिएक्शन निकला मेरा कि मुझे इस माँ को सेलिब्रेट करना है,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे शायद ऐसे खुशकिस्मत नहीं होते जिन्हें ऐसे पेरेंट्स मिलें जो उनके ख्वाबों में इतना इन्वेस्ट करें जितना शायद मेरी माँ ने किया। और मैं इस मामले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स की फैमिली से थे और हर कोई बहुत अपोज कर रहा था जब मैंने एक्टिंग का ये डिसीजन लिया। मैं सिलेक्ट हुई थी एक कंपटीशन में, टैलेंट हंट था, उसमें सिलेक्ट हुई और मैं और मेरा भाई दोनों जाके मेरी माँ के पास खड़े हो गए, क्योंकि उसने तस्वीरें खींची थी और भेजी थी। तो हम दोनों खड़े हो गए और मेरी माँ ने कहा यस। तो मैंने कहा मम्मा मुझे पता है मेरे एग्ज़ाम्स हैं बट मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो शी सेड किसके लिए? आई सेड एक्टिंग के उसके लिए। एंड शी लुक्ड एट माई फेस एंड 5 मिनट के बाद शी सेड आर यू श्योर? तो मैंने कहा, एंड उस वक्त मुझे लगा कुंवर कि आई वॉज नेवर मोर श्योर ऑफ एनीथिंग एल्स। यही चीज़, यही ख्वाब था मेरा कि मुझे एक्टर ही बनना है। और शायद वो मेरी माँ ने देख लिया, शायद जो मेरी सबसे अजीज़ दोस्त थी उसने वो देख लिया। और इतना सब लोग कहते थे कि नहीं बच्ची को बड़े शहर में मत भेजो, वहाँ कल क्या है नहीं मालूम। लेकिन वो मेरी माँ खड़ी रही और बोली कि नहीं, अगर वो चाहती है तो कल कोई ये ना बोले कि मेरी माँ ने मुझे वो नहीं करने दिया जो वो करना चाहती थी। और आप मानेंगे, मैं आज भी, जब मेरी माँ नहीं है, मतलब हैं बट मेरे अंदर रहती हैं, लेकिन मैं इतने तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करती हूँ फॉर लेटिंग मी डू जो मैं करना चाहती थी। और बहुत कम लोग वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो फिर ये किताब मैं उन्हें सेलिब्रेट करना चाहती थी। मैंने पेंगुइन को फ़ोन किया कि मुझे लिखना है। उसी वक्त एक टाइटल जहन में आया, मैं मी एंड माँ, और उन्होंने कहा 6 महीने का वक्त है तुम्हारे पास। और 5 महीने तक मैं कुछ नहीं लिख पाई। आई वॉज इन डिप्रेशन। तो रोती रहती थी, नम हो जाती थी, नहीं समझ में आता था। फिर मेरी एडिटर का फ़ोन आया, हो गया, और मैंने तब एक लाइन भी नहीं लिखी थी। एंड देन आई टोल्ड माई सेल्फ, या तो मैं अब लिख लूँ या फिर ऐसे ख्वाब सोचने भी नहीं चाहिए। और फिर वो 1 महीने में जो अंदर से चीज़ें निकली, जैसे आप कैथारसिस कहते हैं, मैं ख़ुद बहुत हैरान हुई। और इस किताब का इतना खूबसूरत कनेक्ट हुआ सबके साथ। इतने लोगों के मुझे फ़ोन आए कि थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस टू अस आवर पेरेंट्स अगैन। कई बार हम अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये शायद किताब उस मामले में शुक्रिया कहने के लिए थी मेरी उस पेरेंट को जिसने मेरा साथ दिया। ये मेरी दूसरी किताब शुक्रिया कहने के लिए है उन लोगों को जिन्होंने मेरी फिल्मी जर्नी में, जो जर्नी रही मेरी मूवीज़ की, उसमें मेरा साथ दिया। इसमें गुलजार साहब हैं, बच्चन साहब हैं, जावेद साहब हैं, शबाना जी, शाहरुख, सलमान, बहुत सारे लोग जो किसी ना किसी फिल्म या किसी ना किसी इंसिडेंट के ज़रिए मेरे साथ मेरी जर्नी में जुड़े रहे। और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे हमेशा हौसला अफजाई दी, जानते हुए अनजाने तरीके में, लेकिन हौसला अफजाई दी। क्या बात। मैम, ये जो आपने बातें कही बहुत भावुक करने वाली थी। मैं ये पूछना चाहता था कि आपका जो थिएटर का तजर्बा रहा, क्योंकि थिएटर जिस तरह के किरदार आपने किए, जितने शेड्स हैं आपके, जितने रंग आपने बिखेरे हैं पर्दे पर, वो ख़ुद में एक पोइट्री है। वो जाहिर है कि आप अगर आप पेंटिंग करते हैं तो पोइट्री करते हैं, आप लफ्ज़ों से बात करते हैं तो पोइट्री करते हैं। शायर अपना काम करता है, पेंटर अपना, एक्टर अपना काम करता है। थिएटर का तजर्बा आपका रहा, आप क्या समझते हैं कि थिएटर का जो है वो कितना मददगार था इस इमोशंस को और इस तरह की चीज़ों को बाहर लाने के लिए? थिएटर का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस ये होता है कि आप रूबरू अपनी ऑडियंस के साथ होते हैं। आपको जो रिएक्शन मिलता है वो उसी वक्त, वो जो तालियां बजती हैं वो उसी वक्त, कोई गलती कर देती है वो उसी वक्त, उसे कवर अप करना भी उसी वक्त, यहाँ पे दोबारा से टेक नहीं होता। सो एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है अपनी ऑडियंस को फेस करने का, डायलॉग्स बोलने का। और मुझसे सब पूछते हैं क्या तुम एनएसडी से हो? तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, कहती हूँ नहीं एनएसडी से नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे प्लेस किए। और फिर ओमपुरी साहब के साथ मैंने एक जो शबाना जी और फारूक साहब का शो प्ले था, तुम्हारी अमृता, उसका पंजाबी रूपांतर किया था, तेरी अमृता, जिसे हम लेकर बहुत हमने ट्रैवल भी किया। और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा टू सी दी ऑडियंस। हर बार एक मुख्तलिफ लाइन पर ताली बजती थी, हर बार रिएक्शन अलग होते थे, हर बार ऑडियंस अलग, हर बार आपकी परफॉर्मेंस अलग। और आप इतने हैरान हो जाते हो कि ये तो हम
इसे मेथड एक्टिंग भी कह देते हैं कि मेथड किया, सीख लिया, ऐसे तो ऐसे करेंगे, लेकिन उसी में एक पावर ऑफ इम्प्रोवाइजेशन भी होता है, जो उस वक्त का जादू होता है, जो उस वक्त में आप क्या कर जाओ, क्या रिएक्ट कर जाओ, वो शायद आपको भी मालूम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस, वो सब शायद स्टेज से मुझे मिला। अब भी बहुत अच्छा लगता है स्टेज पर आकर रूबरू होना सबसे। जी दिव्या जी, जैसे आपने कहा कि थिएटर में आप रूबरू, लेकिन थिएटर की हालत जो है इन दिनों तो वाकई बहुत, थिएटर काफ़ी ग्रो कर रहा है और जिस तरह से, लेकिन थिएटर की हालत देखिए, देखना सब चाहते हैं लेकिन कोई पैसे नहीं करना। 50 रुपये का टिकट, अभी कोई फिल्म रिलीज़ होती है उसके लिए 200 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का टिकट लेकर के जाते हैं, लेकिन थिएटर के लिए 50 रुपये देने के लिए उस फ्री पासेस का वो होता है। तो इससे थिएटर को कितनी मदद कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी? मैं जहाँ आजकल रहती हूँ वहाँ थिएटर को बहुत प्यार किया जाता है। मुंबई में मुंबई का तो वहाँ पर एक थिएटर कल्चर है बाकायदा। दिल्ली में था, अब कितना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेस, शायद श्री राम सेंटर वगैरह सब हैं, लेकिन मुंबई में बहुत सारे। अभी मैं पृथ्वी में एक शो देख रही थी, लावनी का जो डांस होता है वो बिल्कुल इंटीरियर्स में होता है, लेकिन मराठी का एक डांस फॉर्म होता है जो बहुत टिपिकल फॉर्म होता है, जिसे बड़ा एक्सेंट्रसली भी किया जाता है, और वो पृथ्वी में किया गया। और मैं इतनी हैरान हुई क्योंकि पृथ्वी में मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं। लेकिन ये कुणाल कपूर को मैं एक बहुत उन्हें क्रेडिट देना चाहूँगी कि हर तरह का फॉर्म लेकर आ रहे हैं, हर तरह की ऑडियंस लेकर आ रहे हैं, और लोगों को वो जो आप कह रहे हैं कि टिकट्स वगैरह का, वो प्ले वाइज कुछ ना कुछ होता है। वैसे ही NCPA में टिकट्स थोड़ी सी वो हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, लेकिन ऑडियंस हर जगह की बांटी हुई है कि सबको मालूम है कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये प्ले के लिए ये है और ये प्ले के लिए ये है, तो वो सबको मालूम है। मुझे लगता है कि जैसे आज आपने ये मतलब ये जो आप कर रहे हैं जश्न अदब, इसमें अगर प्ले मैंने देखा तो मेरे लिए बहुत हार्टनिंग एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत सालों के बाद ऐसे बैठ के एक प्ले देखा और उन्होंने बहुत कमाल का काम किया। मुझे लगता है हम सबको इसकी हौसला अफजाई करते रहना चाहिए, और आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स फिल्मों में, OTT में आते ही थिएटर से हैं। हम देखते हैं थिएटर में कौन कहाँ है। ये एक बहुत कमाल की खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना कि हैप्पी मैरिज जो होती है, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑफ थिएटर एंड मूवीज़। तो अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो फिर हमें इतने अच्छे एक्टर्स फिर और कहाँ से मिलेंगे। बिल्कुल सही। बजा सकते हैं, एक कहीं से आवाज़ आई थी। ज़रूरी नहीं। एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने OTT का जिक्र किया, बाकी नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो अब वो हो रहा है, थिएटर, जो रियल थिएटर एक्टर्स से मैम, वो सब OTT की वजह से मुझे लगता है काफ़ी प्रमोट हुआ। कितना हद तक आप मानती हैं कि OTT जो है कितना ज़रूरी है इस तरह के लोगों को बाहर लाने के लिए? क्योंकि आप लोग कितना, सब लोग देखते हैं OTT? हाथ खड़े करें। सब देखते हैं। आपने मेरी फिल्म देखी नज़रअंदाज नेटफ्लिक्स पे? देख ली? वेरी गुड। अरे सबसे बड़ा हाथ अशोक जी का खड़ा है वहाँ। शुक्रिया अशोक जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब हम एक्टिंग करते हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो OTT की कोई वेब शो हो, हम बतौर एक्टर करते हैं, हमारे लिए वो रोल है, किरदार है, लेकिन जो ऑडियंस तक वो पहुंचता है उसकी कमाल की रीच है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत डेमोक्रेटिक है, क्योंकि अगर आप कहें कि माधुरी दीक्षित भी हैं यहाँ पर, दिव्या दत्ता भी हैं, और एक नई एक्टर भी आएगी, आप चुनेंगे कि आपको किसको देखना है। भाई, आपको ये वाला शो देखना है, आपको ये देखना है, कि आपको ये देखना है, और अपनी स्पीड से, अपने मज़े से आप वो घर पे अपनी उंगली दबाते हैं और वो वाला शो या वो वाली फिल्म देखते हैं। तो सब तीनों तरह के एक्टर्स को आप एक ही प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और आप ऑडियंस को कह देते हैं कि आप चुनिए, आप देख लीजिए आपको क्या। तो कंटेंट जो है, जिस कंटेंट को ये तीन तरह के एक्टर्स बिलोंग कर रहे हैं, वो बहुत किंग हो गया है।
उसे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि लिखा क्या है। किरदार अब ये नहीं हो गए हैं कि एक हीरो था, एक हीरोइन थी, एक विलेन था, एक कॉमेडियन था, और फिर वो वही वाली जो स्टोरीज होती थी, अब वो नहीं है ना, वो ऑडियंस चाहती है। अब सब कहते हैं हमें बताओ कि कहाँ होता था ऐसे कि लाइक आई एम इन माई 40s नाउ, कहाँ होता था कि 40s की एक्टर को इतना सारा लेयर्स मिले करने के रोल। पहले आप या तो रोमांस करते थे या फिर आप भाभी बन के माँ बन जाते थे। अब वो जो भाभी और माँ के बीच और रोमांस के बीच की जो जगह है वो इतनी खूबसूरत हो गई है कि इतने लेयर्स, इतने किरदार, इतने लीड रोल्स, हर तरह का, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस जानना चाहती है कि ये परतें हैं क्या, ये परतों को ज़रा देखा जाए। हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी हो गई है, तो प्लीज़ एक बार अपने लिए तालियां ज़रूर बजाएं। यकीनन जी। अब थिएटर पे हम बात करेंगे मैम। हम इसके बारे में, इस किताब के बारे में बात करना चाहते हैं कि ये द स्टार्स इन माई स्काई, इसके बारे में जो कुछ दिलचस्प किस्से हैं जो मैं भी पढ़ूंगा। कल ही का जिक्र हुआ, यहाँ से जाते ही मैं ले करके पढ़ूंगा। तो कुछ अगर हमारे व्यूवर्स के साथ, हमारे दर्शकों के साथ, इनके साथ अगर शेयर करना चाहें। ज़रूर। इसमें बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। मैं बहुत इसमें तकरीबन कितने चैप्टर्स हैं? इसमें तकरीबन 21-22 चैप्टर्स हैं, और इसमें बच्चन साहब, यश जी, सोनू निगम, जूही, श्याम बेनेगल, गुलजार साहब, शबाना जी, मेरे बहुत सारे डायरेक्टर्स, धर्मेंद्र जी जिनके टाउन से मैं आती हूँ। मैं आपको धर्मेंद्र जी का किस्सा सुनाती हूँ, क्योंकि हम एक छोटे से गांव तो नहीं है, छोटा टाउन है, साहनेवाल, लुधियाना के बिल्कुल पास, और वहाँ पर धर्म जी रहते थे, और मेरी माँ जो थी वहाँ सिविल सर्जन थी, और तो यकीनन वहीं पर मैं बड़ी हुई, और वहीं स्कूल वगैरह वहीं करते थे। तो मेरी माँ के पेशेंट्स आए एक बार, और उन्होंने कहा कि वो धर्म जी आए थे रात को, अपना घर देखा, फिर वो पेड़ के नीचे बैठे, बहुत इमोशनल हुए, और फिर रातों रात चले गए। एक क्वेश्चन आया मुझे कि ये रातों रात क्यों चले गए? ये सबसे मिल के जाते, इनसे भी मिलते, इनसे भी मिलते, इतने दिनों बाद आए। एवरीवन वुड हैव लव्ड इट कि धर्म जी से मिलें। बहुत सालों बाद जब मैं एक्टर बन गई, और मैं मेरे मम्मी के चले जाने के बाद फिर एक बार उनके अस्पताल के गलिहारों में से निकलना चाह रही थी कि मैं जाऊँ डाउन द मेमोरी लेन, एक एक किस्सा, एक एक बचपन की चीज़ याद करूँ। तो एक वो हॉस्पिटल में घुसी जो नया था, और वहाँ पर मेरी माँ का वो सब लिखा हुआ था कि सिविल सर्जन दिस इन दिस ईयर, सब लिखते हैं ना, वो एक फहरिस्त लिख देते हैं। और दूसरी तरफ एक अस्पताल था जो पुराना था, जहाँ मेरा बचपन बीता था। तो वहाँ जाके मैं बैठ गई, और वहाँ कोई नहीं रहता। तो शायद मुझे देखकर 3-4 एम्प्लॉयज़ आ गए शाम को, और बोले कि दिव्या जी सत श्री अकाल। तो मैं कहा जी सत श्री अकाल। तो बोले वो कुछ कहना चाहे थे, शायद तस्वीर लेना चाह रहे होंगे। मैंने कहा आप मुझे 15 मिनट देंगे प्लीज़? तो वो थोड़े से दे वर टेकन अबैक। आई सेड मैं थोड़ी देर ना अकेले रहना चाहती हूँ। उस दिन, उस वक्त, उस लम्हा मुझे ख्याल आया कि धर्म जी क्या फ़ील करते थे और मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। अपने ही रूट्स को दोबारा पाना, अपने ही ग्राउंड पे वो मिट्टी को दोबारा छूना, अपने बचपन को दोबारा मिलकर आना, आई थिंक वो एक जर्नी आपकी खुद की होती है। फिर मैंने उसी वक्त धर्म जी के घर की तस्वीर खींची और उनको भेजा। मैं कहा धर्म जी मैं सानेवाल से बात कर रही हूँ। सो ये सब जो किस्से हैं वो इसमें है, इस किताब में, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे किस्से। और धर्म जी के साथ फिर मैंने फ़िल्म की थी अपने। हाँ। और वो मुझे एक बड़ा प्यारा इंसिडेंट है। हम लोग कनाडा में एक इवेंट कर रहे थे, पंजाबी शो था और मैं होस्ट कर रही थी उसको। तो मैंने लाइफ टाइम अचीवमेंट धर्म जी का अनाउंस किया और मैं आगे अनाउंस करने जा रही थी, तो धर्म जी उतर रहे थे नीचे, एंड सडनली मुझे किसी ने पीछे से ऐसे ज़ोर से जप्फी मारी और मैंने कहा ये क्या? तो पीछे देखा धर्म जी, एंड धर्म जी ने हज़ारों की ऑडियंस में एक बात बोली जो बहुत दिल से थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे पिंड की लड़की है, मैं नहीं चाहता था कि ये फिल्मों में आए, पंजाबी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट, लेकिन मैं कितना खुश हूँ कि इसने मेरी बात नहीं मानी। इतनी बड़ी तादाद में ऑडियंस को ये कहना और ये मानना, आई थिंक बड़ी खूबसूरत बात थी। और मेरे लिए उस दिन मैंने अपनी माँ को वहाँ बैठे देखा, जो उन्हें मुँह भोला भाई कहती थी, उनके आँखों में जो चमक थी, आई विल नेवर फॉरगेट दैट। सो ये प्यारे प्यारे जो किस्से हैं, जो लम्हे हैं, वो इस किताब में हैं, हर एक शख्सियत के।
तो अगर आप में से कोई जानना चाहे मैं ज़रूर बता दूंगी, बाकी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। अगर आप पूछना चाहें तो जानना चाहते हैं तो किसी के बारे में अगर कोई और दिलचस्प है तो मुझे पता नहीं ऑडियंस की चॉइस क्या है। सवाल बच्चन पूछेंगे आपसे साहब, अभी। गुलजार साहब, जावेद साहब, शबाना जी, जूही, शाहरुख, सलमान, सोनू मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, सोनू निगम। और सोनू के साथ में मैंने बहुत सारे वर्ल्ड टूर्स किए और वहाँ भी होस्ट करती थी उनके इवेंट्स। तो एक दिन इलेक्ट्रिसिटी चली गई, यूएस के शोज़ थे और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बहुत गर्मी थी। एसीज जहाँ यहाँ बैठ के सब लोग बैठे हैं हीटर्स में, वहाँ एसीज में नहीं थे, तो सबको बहुत गर्मी लगी एंड दे वर गेटिंग इरिटेबल। तो जब मैं आई होस्ट करने के लिए, मेरा पहला शायद ये प्रोजेक्ट था होस्ट करने का, तो मेरे जो लिखे हुए डायलॉग्स थे और जो मेरी माँ ने कुछ शेर व शायरी मुझे लिख के दी थी, वो मैंने रट के कि मैं बोल दूँगी। तो मैंने वो रट के बोलना चाहा, तो आगे के 2 रोज़ में कुछ यंग लड़के बैठे थे और उन्होंने मुझे हूट करना शुरू कर दिया। अब मैं तो घबरा गई, मुझे हूटिंग को डील करना ही नहीं आता था कि हूटिंग को कैसे डील करते हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा है मुझे, तो क्या करें। तो सोनू को किसी ने कहा कि यहाँ पर तो कुछ पंगा पड़ गया है। वो आए एकदम स्टेज पर, मेरा हाथ थामा और बोले कि क्या ये हमारी गलती है कि यहाँ पर बिजली नहीं है। पिन ड्रॉप साइलेंस। तो उन्होंने कहा हम इतनी दूर से अपने देश से आपको अपना देश याद कराने आए हैं और हम बिजली के बिना भी परफॉर्म कर रहे हैं। आपसे सिर्फ सुनने को कहा गया है, एंजॉय करने को कहा गया है, फील करने को गया है, उसमें भी इशू है। पिन ड्रॉप साइलेंस। दे सेड, ही सेड तो फिर हम नहीं परफॉर्म करते। और सबने सॉरी कहा। उसने, सोनू ने कहा कि इस बच्ची को आप इनकरेज करो। और मैं शायद 19 साल की थी या 20 साल की थी, सब खड़े हो गए। वो 3 लेवल्स का वो थिएटर था, तो सब खड़े हो गए और सब ने कहा सॉरी प्लीज़ परफॉर्म। एक चीज़ मेरे को सोने ने कहा कि हमेशा ऑडियंस को देखकर, ऑडियंस की आंखों में आंखें डालकर बात किया करो। रटी रटाई लाइनें कभी मत बोलो, क्योंकि हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं। जितना कनेक्ट आप ऑडियंस के साथ करोगे, उतना ही कनेक्ट ऑडियंस आपके साथ करेगी। तो ये छोटे छोटे जो लेसन्स आप सीखते हैं, शायद ज़िंदगी में आपके काम आते हैं। ये सिखाने के उसमें नहीं थे, लेकिन दीज चैप्टर्स ऑलवेज रिमेन क्लोज टू योर हार्ट। आप जिक्र कर रही थी धर्म जी का, तो ये हमारे इस मुल्क के, शायद इस दुनिया के सबसे बड़े शायर होंगे इस वक्त, फ़रहत एहसास साहब, तो तशरीफ़ रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ 2 शख्स हैं जो शायद इस फिल्म इंडस्ट्री में इनसे खूबसूरत कोई नहीं हुआ, एक तो मर्द हैं तो धर्म जी, और अगर औरत हैं तो साधना जी। मतलब हाँ, कि अगर मुजस्सिम पूरा ऊपर से नीचे तक उनको, उनके बाद कुछ बना ही नहीं। बहरहाल मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इतने किरदार, वो दानिश साहब साथ में बैठे हैं, बड़े कमाल के शायर, उनका एक शेर है कि कहानी रुख बदलना चाहती है, नए किरदार आने लग गए हैं। जब आपने किरदार की तरफ जाती हैं तो आपके जहन में क्या होता है? क्योंकि मैं बताऊं आपको कि मैं पाकिस्तान खूब जाता हूं अभी मुशायरे में, और जब जाता हूं वहाँ तो वहाँ आपके जो वीर ज़ारा में जो आपका कैरेक्टर बहुत याद करते हैं लोग और बहुत बुलाते हैं। हालांकि अब बहुत साजगार नहीं है हालात, तो बहुत दिन से जो है जाना नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से जो है वो आपको याद करते हैं कि जब आप पीछे से दौड़ती हुई, तो वो कहते हैं वो जो शब्बू वाली लड़की हैं दिव्या दत्ता, उनको बुलाइए आप कभी। हमने तो मैंने उनसे कहा अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो कल निरुपमा जी ने कनेक्ट किया, पता नहीं कैसे हमारी मुलाकात हुई। तो क्या जहन में रहता है जब किरदार आप वो करते हैं? क्योंकि आपका बहुत जो एक लंबा है ना, जैसे पेंट चला दिया जाए और फिर उस पर एक तस्वीर उभर के बाहर आने लगे, वैसे ही आपके किरदार होते हैं। तो क्या जहन में रहता है जब अपने किरदार की तरफ जाती हैं? कि जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है अपने जो आप काम कर रहे हैं उससे बेइंतहा इश्क होना बहुत ज़रूरी है। यकीनन कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकें। वो इश्क किसी भी तरह का बेइंतहा होना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री। तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मेरे लिए, खैर मैं सिर्फ अपनी ही बात करूँगी, बिकॉज़ हर एक्टर का एक अलग जर्नी होती है। मेरे लिए ये होता है कि किरदार को समझ लेना, अपने डायरेक्टर के साथ बैठना और उसकी कहाँ से आता है, क्या है उसकी स्टोरी, क्या है। अगर वो धक से आपके दिल में बैठ गया किरदार,
तो वो ज़रूर करना चाहिए। और मैं शायद फिल्में भी ऐसे ही साइन करती हूँ। मुझे सब कहते तुम फट से हाँ कर देती हो और फट से ही ना कर देती हो। मतलब बहुत सारे एक्टर्स वेट कराते हैं कि गिव अस सम टाइम, हफ्ता लेते हैं, हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। मैं रातों रात स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और रातों रात मैं हाँ या ना, क्योंकि दिल बता देता है कि भाई ये करना है कि नहीं करना है। चाहे, और मैंने बहुत सारी बड़ी फिल्में छोड़ी हैं और छोटी सो कॉल्ड छोटी फिल्में की हैं, क्योंकि मुझे पता था कि उनकी जर्नी बहुत खूबसूरत होगी। एंड आई एम सो हैप्पी आई डिड इट। कई बार मुझे एक फिल्म, पता नहीं आप लोगों ने सोनी लिव पे देखी है कि नहीं, उसका नाम है राम सिंह चार्ली। तो उसमें वो सर्कस की कहानी है और डायरेक्टर बहुत ही कमाल के हैं और नेशनल अवार्ड विनर हैं। तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मैंने कहा ये वाला रोल मैं कर सकती हूँ वाइफ का। राम सिंह चार्ली ये जो कुमुद वो जी हाँ। तो मैंने कहा ये रोल उसकी वाइफ का मैं कर सकती हूँ। ही सेड आई वुड बी ऑनर्ड इफ़ यू डू इट। तो आई सेड तो फिर क्यों नहीं ऑफ़र कर रहे हो? ही सेड क्योंकि तुम फिट नहीं बैठती इस पूरे उसमें, क्योंकि ये सब एक्टर्स हैं और तुम्हारा एक चेहरा नोन है तो तुम लगोगी कि अलग है। तो आई सेड तुमको लगता है मैं कर सकती हूँ ये रोल? ही सेड हाँ। आई सेड तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम मुझे लर्न कराओ, तुम मुझे अनलर्न कराओ, मैं अच्छी स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये करना है। 15 दिन के बाद उनका फ़ोन आया, दिव्या आ जाओ। तो मैं गई और उन्होंने मुझे कहा तुम अपने इमोशनल सीन्स के लिए बहुत मानी जाती हो। मैंने कहा थैंक यू, मैं बहुत खुश हो गई। बोले नहीं प्लीज़, मेरी फिल्म में बिल्कुल रोना वोना नहीं, एक भी आंसू नहीं चाहिए। आई सेड ओके। एंड देन ही सेड कोई मेकअप नहीं करोगी? तो मुझे लगा हम लोग शाम बेनिगल की फिल्म में ना हल्का प्यारा सा मेकअप कर लेते हैं कि स्वीट लगो, नो मेकअप लुक। तो ही सेड कोई मेकअप नहीं। तो मैं वही हल्का सा मेकअप करके गई कि नो मेकअप लुक। ही सेड बाथरूम में जाओ, मुंह धोकर आओ। बाथरूम में गई, मुंह धोकर आई तो मुझे हल्के हल्के डार्क सर्कल्स दिखे और पहली बार मुझे लगा कि मैं कैमरा के सामने एकदम नेकेड हूँ। मतलब घबरा गई कि यार ये कैसा दिखेगा, ये तो हम कॉलेज में दिखा करते थे ऐसे, अब तो आदत है मेकअप करने की, सुंदर दिखने की, कोई क्या सोचेगा कि इसको काले गड्ढे हैं, ये सब सोच रही हूँ। और वो कह रहा है ये मेरी कजरी है। तो ऐसा हुआ। तो वो जो एक प्रोसेस होता है, हम कई बार जितने साल एक्सपीरियंस कर लेते हैं हमें लगता है हमने बहुत सीख लिया, लेकिन असली मैजिक जो होता है ना वो अनलर्न करने में होता है। क्या बात है, कोई चीज़ छोड़ कर आओ और एक नई चीज़ सीखो, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर उसे अपने आप को सौंप दो। फिर अभी जैसे मैंने एक फिल्म की धाकड़, वो बिल्कुल विलेनस रोल है। हाँ। तो हम एक शॉट कर रहे थे और मैंने पता नहीं कुछ बहुत मीन किया, मैंने उसको शायद धक्का मार दिया, फिर शायद उस पर जूता रख दिया, पता नहीं क्या किया। और डायरेक्टर बाद में बोले ये तो मैंने नहीं बताया था तुझे, सब हंस रहे थे बाद में, बोले ये तो नहीं बताया था तुम्हें। तो हम लाइक ये कहाँ से आया? देन आई रियलाइज्ड कि जो मैं किरदार कर रही हूँ रोहिणी, शायद उसने टेक ओवर कर लिया। अब दिव्या बैठ गई साइड पर, अब रोहिणी कर रही है जो कर रही है और वो शायद इससे भी ज़्यादा करती। तो बड़ा मज़ेदार एक जर्नी होती है एक्टर की, जहाँ आप वो किरदार भी करते हैं जिनमें आप अपने आप को थोड़ा पाते हैं, और वो किरदार भी करते हैं जो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और दोनों को ही करने का एक बहुत अलग मज़ा होता है। यकीनन। आप लोगों में से भी सवाल हैं, कोई पूछना चाहेगा? अच्छा, हाँ, अरे आराम से आप पूछ लें, आप कूद के नहीं आ जाइए सर। पूछिए। शबाना आज़मी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा, क्योंकि वो अदब की दुनिया से आती हैं और आप भी पोइट्री लिखती हैं, तो साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि साहित्य जो है, अदब है, वो कैसे एनरिच करता है एक एक्टर को? जी, शबाना जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि मेरी स्कूल से जब मुझे लगता था कि आपसे पूछा जाता ना आपके फेवरेट हीरो और हीरोइन कौन है, तो मेरे लिए बच्चन साहब और शबाना जी हुआ करते थे और अब भी हैं। और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि दोनों ही किताबों का एक अहम हिस्सा दोनों रहे हैं। एक का फॉरवर्ड शबाना जी ने लिखा है, दूसरे का फॉरवर्ड बच्चन साहब ने लिखा है। तो शबाना जी मेरे लिए बहुत, मतलब ऑफ कोर्स एन एक्टर आई लुक्ड अप टू। और फिर हमने एक फ़िल्म की उमराव जान, जहाँ पर मैं उनकी बेटी का रोल अदा कर रही थी और पहले दिन मुझे उनके सामने डांस करना था, कथक। तो वो ऐसे मुझे अब उनकी नज़र तो आपको मालूम है, एकदम शार्प नज़र से मुझे देख रही थी कि कैसे परफॉर्म कर रही है, और मैं बहुत नर्वस हो गई। और मैंने कहा इनको नहीं देखते, बाकी कहीं भी देख लूँगी, ऊपर देख लूँगी, ऐसे कर लूँगी। और शॉट बहुत अच्छा हो गया एंड शी कॉल्ड मी, शी सेड इधर आओ। शॉट के बाद तो मैं गई, तो मुझे क्यों नहीं देख रही थी? ऐसे उन्होंने तो ऑब्जर्व कर लिया कि मैंने देखा नहीं। शी सेड बट वेरी वेल डन।
उसके बाद हमारी बहुत पटनी शुरू हुई और उन्होंने मुझे उनकी बड़ी फेमस होली की पार्टीज़ होती हैं वहाँ बुलाना शुरू किया और जावेद साहब से मेरा तारुफ कराया। और उसके बाद आई थिंक कहीं ना कहीं एक कनेक्ट बन गया उनके साथ। और ख़ास तौर पर व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम, उन्होंने जब फॉरवर्ड लिखा था उसके बाद से मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उनकी ज़िंदगी का भी एक हिस्सा बनी और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गई। साहित्य की बात करें तो मुझे लगता है हम जितना पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें बतौर एक्टर्स हम ऑब्ज़र्व करते हैं। लाइक कल थोड़ा वक्त मिला था, हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं एक्चुअली, और मैं एक वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए यहाँ पर आई थी। और कल थोड़ा वक्त मिला था, मॉल रोड पे घूम रहे थे, पूरा वो कवर ववर करके अच्छे से। तो कुछ मौका मिला जो शायद नहीं मिलता मुझे करने को, टू ओवरहियर पीपल, लोगों को सुनना, उनकी रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ बोलता हुआ जा रहा है, वो मैं वो गल नहीं सुननी अगे तो वो करता हुआ चला गया, फिर दूसरा आया, इसको ये हो गया, इसको ये हो गया। आई वाज लाइक ये बेसिक दुनिया है, इसमें से आप कुछ चीज़ें जो आपको अफेक्ट करती हैं, इम्प्रेस करती हैं, उन्हें आप लेते हैं। साहित्य तो बहुत ऊंची बात है कि आप कहानियाँ, इतने बड़े बड़े शायर, इतने बड़े बड़े लेखक, जब आपके लिए कुछ आप उन्हें पढ़ते हैं, वो कितना आपके जहन में बैठता है, आप उसमें से कितना कब उठा लें आप खुद नहीं जानते। अभी मैं, क्योंकि अजय यहाँ बैठे हैं, हमने अभी गुलजार साहब के साथ एक सेशन किया और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए सबसे मेमोरेबल सेशन शायद मेरी ज़िंदगी का रहा, क्योंकि वो मेरे बहुत फेवरेट मेरे बहुत फेवरेट हैं। मैं शायद बता भी नहीं सकती कि कोई किसी को इतना जैसे हम कह रहे हैं बेइंतहा इश्क, उतना मैं उन्हें शिद्दत से चाहती हूँ, उनकी मुरीद हूँ। तो उनके साथ जब सेशन किया तो उन्होंने मुझे 4 किताबें पकड़ा दी। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये बच्चे पढ़ लेना, इस सेशन में काम आएंगी। अब मैंने एक दिन उसे पढ़ना शुरू किया, आप मानेंगे मेरी सुबह से कब शाम हो गई मुझे मालूम नहीं पड़ा। और अगले दिन मैंने एक पोएम लिख डाली, जो मैं, आप सबको शायद लगता है मैं पोएम्स नहीं लिखती, मैं ज़्यादा प्रोज लिखती हूँ। किसी को नहीं लगता है। मैं नहीं लिखती, लेकिन उस दिन लिख डाली क्योंकि आप वो तो कहीं रह गई और मैं भूल भी गई। तो मैं कह रही हूँ कि एक पर्सनालिटी से जो लिखते हैं आप बहुत मुतासिर होते हैं, कुछ शब्दों से जो वो दुनिया बना देते हैं, कुछ किरदार ऐसे जो आपके लिए स्केच कर देते हैं, वो आप कहाँ कब ले गए और कब उनको यूज़ कर लिया आपको नहीं पता, लेकिन साहित्य हमेशा हमेशा आपको बहुत मदद करता है। क्या बात है। जी, बच्चन साहब के साथ बागबान देखी आपने? सबने देखी? आई थिंक मोस्टली सबने, तकरीबन सबने। मैं क्या आपका टाइम शूट कर गई? नहीं। अच्छा, तो हमें टाइम को शूट करना है। तो मैं कनेक्ट बताती हूँ कि बचपन में मम्मी की साड़ी दुपट्टे फाड़ के मैं बच्चन साहब के गानों पे अपने घर पे परफॉर्म करती थी। बाकायदा परफॉर्मेंस होता था और गुलाब जामुन और समोसे की पार्टी रखी जाती थी। बच्चे आते थे आसपास के, उन्हें कहा जाता था बैठो और ताली ज़रूर बजाना, जब खई के पान बना रसवाला पे मैं डांस करूं, और अगर बहुत तालियां बजाओगे तो रूह अफ़ज़ा भी मिलेगा। तो ये हुआ करता था। और जब मैं उन्हें देखती थी बड़े पर्दे पर, मुझे लगता था कि ये जो है ना, इनके साथ मुझे काम करना है और इस वाली दुनिया को बिलोंग करना है। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं बैठ गई बात। ये जो ख्वाब था ये उन्होंने कहीं बीज बो दिया उसका। बहुत सारे लोग, शायद अनगिनत लोग हैं जिनके मन में शायद एक्टिंग का कीड़ा इसीलिए आया क्योंकि बच्चन साहब थे। तो फिर मेरी पहली फिल्म मैंने उनके साथ की बागबान, और बागबान में मेरा रोल बहुत ही मीन था। एक बड़ी नास्टी सी बहू जो बड़े गंदे गंदे से डायलॉग्स बोलती हैं उन्हें। और पहली बार मैंने ना बच्चन साहब को बेचारे देख के, मतलब वो कुछ नहीं कह रहे हैं, मैंने कहा ये तो ना थप्पड़ मार रहे हैं मुझे, ना मुझे कुछ कह रहे हैं, और मैं इतना गलत बोली जा रही हूँ। तो रोज़ जाके मैं कहती थी गुड मॉर्निंग सर, हाउ यू, फुल ऑफ लाइफ एकदम। धीरे धीरे जब मैं फिल्म की शूट कर रही थी, एक दिन घर आके मैंने रोना शुरू कर दिया और मेरी माँ बोली क्या हुआ भाई, काम अच्छा नहीं हुआ? मैं कहा नहीं, अच्छा तो हुआ था, अब समझ नहीं आई कि मैं उदास क्यों हो रही हूँ। अगले दिन सेट पे गई और मैंने बच्चन साहब को कहा गुड मॉर्निंग सर। कोई स्माइल नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। एंड ही सेड यू कम हियर, खड़ी हो जाओ यहाँ पर। तो मुझे वहाँ खड़ा किया और बोले तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ कितना गलत बिहेव कर रही हो उस पिक्चर में? तो मैं कहा सर ये तो डायलॉग्स है, मैं रोल कर रही हूँ। साइलेंस।
एंड देन ही स्माइल्ड। तो जो बात शायद मैं खुद नहीं समझ रही थी, उन्होंने मेरे ही मुंह से वो बुलवा दी। और फिर उन्होंने कहा इस बच्ची के लिए गच्चक लेके आओ और सुनो, मेरे सारे फैंस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे इस फिल्म के बाद। तो मुझे ना थोड़ा रिलीफ मिला कि हाँ, मतलब कोई तो बदला ले ही लेगा ये नहीं ले रहे तो फैंस तो ले ही लेंगे तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर कोई सुपरस्टार है तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो अमिताभ बच्चन जो हमें बड़े पर्दे पर दिखते हैं, वो इसलिए है कि वो शख्सियत इतनी सेंसिटिव है, इतनी ऑब्जर्वेंट है कि वो एक मतलब नए कलाकार को देख रही है कि ये उदास है। और मैं आज तक वो शायद चीज़ कभी भूलूंगी नहीं। जी दिव्या जी, इसी से जी हाँ, बिल्कुल हाँ, दादा एक सेकेंड में हाँ मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। श्रद्धेय भाई अशोक जी बैठे हुए हैं जी। ये भी मतलब अपनी तरह के जो है एकदम मल्टी फेसेटेड, मतलब जो भी करते हैं कर गुजरते हैं। आपने इनके साथ भी काम किया। अच्छा, ये भी दोनों एक दूसरे को बहुत अजीज़ हैं, बच्चन साहब भी, ये भी। तो आपने इनके साथ भी काम किया है, कैसा लगा कि बैठे हुए आज सामने? तो मैं ऐसा लगा जो अपनों को मिलकर लगता है, और ज़ोर से हमने जफ्फी मारी। और उन्होंने तो मेरी फिल्म के गाने भी लिखे और उनके गानों को मैंने आई हैव पिक्चराइज them and it feels so beautiful that I am with him today and honored absolutely. जी, शाद साहब बहुत कमाल के शायर जी। Hi. Thank you sir. आप पंजाबी फिल्मों में भी आपने काम किया है जी। पंजाब में हैं, बॉलीवुड में भी हैं। ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? दोनों का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? सर मेरे लिए ना सिनेमा दो तरह का है, अच्छा और बुरा। और शायद आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने जितनी भी पंजाबी की फ़िल्में की वो बेस्ट की। पहले गुरदास मान साहब के साथ 3-4 फिल्में की, और अभी रिसेंटली इस साल मैंने एक फ़िल्म की माँ, जो गिप्पी ग्रेवाल की फ़िल्म है, बड़े सालों बाद की। लेकिन आप मानेंगे मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगा कि मैं ये हिंदी फ़िल्म कर रही हूँ कि पंजाबी कर रही हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ फिल्म मेकिंग, प्रोफेशनलिज्म, वो सब बिल्कुल ऑन पार था। और वैसा क्या वैसा ही था। जब आपके पास एक अच्छी कहानी, अच्छा डायरेक्टर होते हैं, फिर भाषा शायद उतना वो रखती नहीं है। जी, थैंक यू। जी पूछ लीजिए। जार नहीं, जार। जी, अरे आप जार से ही काम चला लीजिए, चलिए। हाँ, हाँ, सवाल जी बोलिए। जिंदगी वाले हर पहलू पर कुछ है। जी, तो उनके बारे में आप बताएं। गुलजार साहब के बारे में अगर उनके साथ आपको कोई मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक्चुअली उनके साथ मैंने काम नहीं किया है, लेकिन जो वक्त मुझे उनके साथ बिताने का मिला वो अपने आप में बहुत ही मुकम्मल रहा। आई फील वेरी कंप्लीट कि मुझे बहुत सारे लोगों को इस तरह का वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता जो मुझे मिला। और शायद वो सिंपल से शब्दों को, चाहे वो चांद हो, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो जुगनू हो, चाहे वो आँखों के आंसू हों, चाहे वो सपने हों, वो उन्हें इस तरह से पिरोते हैं कि आपको लगता है ये दुनिया कैसे बन गई, ये सिमिलीज कैसे, मतलब इस तरह का मुखौटा कैसे मिल गया इन शब्दों को। तो वो एक कला है, वो एक जादू है, और वो बहुत एफर्टलेस जो है आता है। और हाँ, वो आई थिंक मैं जितनी बार उनके उस दिन 1 घंटा बैठी उनके साथ, जितने उनके मैंने नज़में सुनी, पोएम्स सुनी, हर बार, हर शब्द में, हर लफ्ज़ में मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। तो इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती। Oh, you're here. I am absolutely and completely thanking you, अजय जैन, जो गुलजार साहब के साथ मुझे लेकर गए सेशन पर, और मेरे लिए बहुत ही खास सेशन रहा। मुझे लगा आप चले गए हो, आपने सीट बदल ली। अच्छा जी सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा आज आपको सुनकर। थैंक यू जी। आप मॉल रोड घूमने आए थे और आप अंदर आ गए? नहीं, मैं स्पेशली या स्पेशल कोशिश करना आया हूँ। जी, मेरा नाम कंदर्प है। हाय मैं कुरुक्षेत्र से हूँ जी। और आपने साहनेवाल का जिक्र किया, पंजाब का जिक्र किया, जी, और आपकी एक साहित्यिक साइट है, हम सभी जानते हैं। आप प्रोज भी लिखती हैं, पोइट्री भी लिखती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लिखते हैं उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी बचपन की मेमोरीज और उस माहौल के साथ जुड़ा होता है। बिल्कुल। तो क्या आपकी कोई लिटरेरी मेमोरीज रही पंजाब से जुड़ी, कोई आपके घर में लिखता था, कुछ उस बारे में अगर बताएं। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा सवाल। बिल्कुल सही कहा आपने।
ना सिर्फ लिखने का जो एक वो है, बल्कि कोई भी चीज़ जो हम बन जाते हैं या अपनी पर्सनालिटी में डेवलप करते हैं, वो बचपन से ही आती है और हमारे पेरेंट्स से आती है और उनसे आती है जो बिल्कुल हमारे आसपास रहते हैं। मेरी माँ सिंगल पेरेंट रहीं। मैं जब 8 साल की थी, आई हैड लॉस्ट माय फादर, तो उनका लिखना उनके लिए कैथारसिस था, क्योंकि गांव में ज़्यादा दोस्त तो थे नहीं, मतलब ज़्यादा क्या दोस्त ही नहीं थे। काम पर जाती थी, मैं बेस्ट फ्रेंड थी उनकी, तो आके मुझसे भी कितनी ही बात कर लेंगी, क्या बोलेंगी कि मैं लोनली हूँ, या क्या बोलेंगी कि मैं, आई मीन यू नो हाउ शी इज़ फीलिंग। आई वाज ऑल ऑफ लाइक 12 और 13। लेकिन फिर वो लिखती थी और लिखकर वो कागज़ के पन्नों को मुचोड़ कर फेंक देती थी डस्टबिन में। मैं और मेरा भाई हम लोग जाते थे, वो कागज़ उठाते थे और समझ में तो आता नहीं था कि क्या लिख दिया है, लेकिन संभाल लेते थे। बहुत सालों के बाद जब पढ़ा उनको और उन शब्दों की गहराई और उसके मायने पता चले, फिर हमने उनके जन्मदिन पे वो किताब उन्हें पब्लिश करके गिफ्ट की थी और सुनील दत्त साहब आए थे इसे लॉन्च करने के लिए। और तब मुझे लगा कि एक्सप्रेस करना और ऐसे एक्सप्रेस करना, आई थिंक इज़ समथिंग दैट आई प्रोबेबली लर्नड फ्रॉम हर। और मुझे सब कहते हैं तुम्हारी भाषा बहुत साफ़ है, या जो मुझे लगता है मैंने अपनी माँ से ली। जी, कुछ पंजाबी में रिसाइट करेंगे, कोई नज़्म या कोई कविता, कोई याद? मैं जहाँ जाती हूँ मुझसे वही बुलवाई जाती है, मैं तेनू फिर मिलांगी। कहें तो पढ़ दीजिए। आई विल। मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयल दी चुनक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, जा खौरे तेरे कैनवस ते उत्ते एक रहस्यमय लकीर बन के खामोश तेनू तकती रवांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी। हाय हाय। अब तो नहीं रह गया सवाल। चलिए दिव्या जी, बस एक आखिरी सवाल। जो 70 mm का पर्दा है, पोस्ट कोविड, क्या ये कहीं कुछ ख़तरे में महसूस कर रहा है OTT या उसकी वजह से? जी, मेरे को लगता है इसका एक सिंपल सी एक रीजनिंग है। हम लोग सब बहुत जल्दी कंडीशन हो जाते हैं। हाँ। जिन हालातों से हम गुजरे हैं 2 साल, वो कोई आसान साधारण हालात नहीं थे। वो पहली बार ऐसा सबके साथ हुआ कि हम घरों में रह के बिल्कुल लिमिट हो गए, ना दोस्त मिले ना कुछ, सिर्फ एक कंपेनियन था, वो था OTT। हाँ। तो उसकी एक आदत सबको लग गई कि भाई जो है वो OTT पे आ जाता है, जब देखना है सब देख लो। अब हम सिर्फ बहुत ख़ास कोई चीज़ होती है जो आपको लगता है कि ये जादू तो बड़े पर्दे का है, उसे हम देखने ज़रूर जाते हैं। थोड़ा सा वक्त भी लोगों को लग रहा है कि यार फिल्म देखें कि 1 महीने में आ ही जाएगी। मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी और ये प्लेटफॉर्म लेकर कहना भी चाहूँगी कि प्लीज़ वो जो एक हम सोचते हैं ना कि 1 महीना रुक के देख लें, तो बड़े पर्दे पर ज़रूर देखिए फिल्म, उसे फिर से एंजॉय कर लीजिए, OTT पर ज़रूर करिए। लेकिन आई थिंक बड़ा पर्दा ऐसा है जिसका मैजिक कभी जाएगा नहीं। फेजेस आते जाते रहेंगे। कभी हम कहते हैं कि साउथ फिल्में चली, वो साउथ फिल्में थी भी बहुत खूबसूरत। मतलब बड़े पर्दे का चाम था उनमें। और अभी कितनी सारी जो हिंदी फिल्में चली, चाहे भूल भुलैया हो, चाहे अभी दृश्यम 2 हो, चल रही हैं और सब कहते हैं अच्छी बात है। ब्रह्मास्त्र चली, तो मतलब है, इतना आसान वक्त नहीं है, लेकिन आई एम श्योर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग वापस टिकट काउंटर्स पर जाएंगे और कहेंगे कि फिल्म बड़े पर्दे पर देखी जाएगी। और एक इसी से जुड़ा सवाल, कौन सा ऐसा किरदार आपका अपना है जो आपके दिल के बहुत करीब है? वैसे तो माँ से पूछा जाए कि आपका कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है तो ये नहीं कहा जा सकता। इनको एक किरदार जिसको आपने... मुझे दिल्ली 6 का किरदार बहुत पसंद है। हालांकि सबको भाग मिल्खा भाग पसंद है, ज़ारा पसंद है, लेकिन मुझे दिल्ली 6 का वो जलेबी किरदार इसलिए पसंद है कि वो मेरी तरह की बिल्कुल नहीं थी। और जिस वक्त मैंने वो किया रोल, उस वक्त मैं बहुत इनहिबिटेड, शाय, पंजाब से अभी अभी आई वाली थी, और उस किरदार को बहुत बोल्डली करना था, उसमें बहुत एक्सप्लेटिव्स थे। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आप कभी फील नहीं करते कि ये आदमी है या औरत है। आपको पता है कि ये असाइंड जॉब है, ये डायरेक्टर है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये कॉस्ट्यूम है, ये वो DOP है। तो सबको एक काम दिया गया है, सब अपना काम एक साथ करते हैं। मेरी टीम भी वहाँ आई है मेरे साथ। दैट्स बनीता जो मेरा मेकअप करती हैं, आरू हैं, और मेरे स्पॉट हैं यहाँ पर दिनेश। मैं कह रही हूँ सब लोग
आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। सब एक फ़िल्म बनाने में मदद करते हैं। आई रिमेंबर मैं इरफान का भी चैप्टर है इसमें। इरफान के साथ मैं एक सीन कर रही थी और बहुत ही वो क्या बोलते इंटीमेट और इंटेंस सीन था वो। तो अंग्रेज़ डायरेक्टर थी हमारी और वो बिल्कुल यहाँ आ गई और मैंने देखा है कि 50 लोग ऐसे खड़े ऐसे देख रहे हैं कि क्या सीन हो रहा है अभी, कोई ऐसे है कोई ऐसे है। एंड शी सेड यू आर माई प्रिंसेस, गिव मी द बेस्ट शॉट ऑफ योर लाइफ। तो मुझे लगा कि एक कहानी सुनाने के लिए कितने लोग इकट्ठा हुए हैं और हम उसका एक ज़रिया हैं, हम एक्टर्स हैं जिनके थ्रू वो अपनी कहानी कह रहे हैं। सो ये एक बड़ी खूबसूरत सी बात है। एंड तो दिल्ली 6 में वो मेरे लिए हर एक ने बहुत हेल्प की। अभिषेक आए, ओम जी आए, और दिल्ली की तुझे ये वाली बात बताता हूँ, पवन मल्होत्रा आए और दिल्ली का ये बताता हूँ। तो मैंने कहा ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन दे मेड दे एनकरेज्ड मी सो मच कि जब मैं फाइनली पहुँची वहाँ, वहीदा जी, अभिषेक बच्चन, ऋषि कपूर, एवरीबडी फ्रॉम द सेट और तकरीबन 1000 लोग जो जयपुर के ही थे, वो मेरी ऑडियंस थे और मुझे वो वन शॉट में करना था। आप सोचें आपकी हौसला अफजाई करने आपकी पूरी कास्ट आई है एंड आई वॉज सो लकी। और वो एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, वो उस रोल को आपके लिए सबसे फेवरेट बना देते हैं शायद। जी किरदार को सबसे फेवरेट बनाना, वो दिल्ली 6 का याद आता है मैम, जब आपने वो अतुल कुलकर्णी साहब जो है आपके साथ थे, तो गोबर का किरदार था उनका, तो आपने कहा था ना बाल काट के दिया और कहा कि मूर्खों को मूर्ख बनाने में कोई नुकसान नहीं है। सो टचिंग। तो रजनीश भाई भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त, ये तशरीफ़ ले आए। बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं और जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हम दिल्ली से आकर के यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अभी, उनका बहुत योगदान है यहाँ इसको कराने में। बहुत शुक्रिया सर। और आप लोग अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें इजाज़त दीजिए। कुछ भी ना बचा कहने को, सब बात हो गई। आओ चलो शराब पी, रात हो गई। नहीं शराब नहीं पीनी है आपको, वैसे मौसम तो वही है, लेकिन अब हम तो खैर मुशायरे के बाद ही करेंगे जो करना होगा। आप लोग जो है पहले भी कर सकते हैं, जैसा जो इसका जो मन हो। सवाल हो तो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर दिव्या जी से मिलने आपको दिल्ली आना पड़ेगा। 24, 25, 26 को हमारा फरवरी में भी हमने अभी से कमिट करा लिया मैम से। हमने कहा कि अगली बार आपको दिल्ली में मिलते हैं। तो वो तो यहाँ हमें ऐसे कहाँ रोज़ नसीब होती हैं ऐसी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया दिव्या जी, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपसे पहली बार मिली हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा और थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। और अभी मुशायरा सुनेंगे मैम। उन्होंने वादा, हाँ वहाँ से सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। आ जाइए।